हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज़ उमा हरिद्वाल, योर इकोनॉमिक्स प्रोफेसर। और आज हम ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ओके, अभी तक हमने चैप्टर नंबर 2, 3A, 3B एंड चैप्टर नंबर 4 इतने चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं विद इम्पोर्टेंस, विद ग्राफ, लॉ। तो हमारे तीनों लॉ, ट्वेल्थ के जो भी तुम्हारे 8 मार्क्स के लिए 3 लॉज आते हैं, वो तीनों लॉज हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ओके, तो वो तीनों लॉ में से आपको कोई एक लॉ एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अभी तक आपने अगर वो मेरा लेक्चर नहीं देखा है तो आप वो जरूर देखना। उसमें मैंने आपकी तीनों लॉ विथ 4 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर दिया है। ओके, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं विथ चैप्टर नंबर 5। आप स्क्रीन पे देख सकते हो चैप्टर नंबर 5 क्या है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो आज हम करने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ओके, अब इसमें मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ। इस चैप्टर में से आपको 8 मार्क का हार्डली कुछ आता है। आपको इस चैप्टर में से अगर कुछ क्वेश्चंस आएंगे भी तो वो 4 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। जैसे ब्रीफ में पूछ सकते हैं, अग्री और डिसअग्री में पूछ सकते हैं। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विद चैप्टर नंबर 5, दैट इज फॉर्म्स ऑफ मार्केट। आपके पास आपके टेक्स्ट बुक होना चाहिए, हाथ में पेन या पेंसिल होना चाहिए। हमें मार्किंग करना रहेगा और इसमें भी एक ग्राफ है जो हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद चैप्टर नंबर 5। तो कंटिन्यू करते हैं, बीच में थोड़ा सा इंटरफियरेंस हो गया था। चलो अभी हम बैक टू द टॉपिक, चैप्टर नंबर 5 दैट इज फॉर्म्स ऑफ मार्केट। यस, मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, वो सारे कॉन्सेप्ट अपने इंपॉर्टेंट है, तो वो सब हम ये चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है, सो चलो अब आते हैं चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ मार्केट पे। और सबसे पहले मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि आखिर मार्केट का मतलब क्या होता है। ठीक है बच्चों, मार्केट का मतलब क्या होता है। मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं। ठीक है, और दोनों साथ में मिलके क्या करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। बायर का काम क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदना। ठीक है, और सेलर का काम क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज को बेचना। ठीक है, अब ये दोनों क्या चीज पे डीलिंग करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो मार्केट क्या है, मार्केट एक प्लेस है, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे बायर, जहाँ पे सेलर दोनों साथ में मिलके क्या करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। ठीक है, विद अ प्राइस, क्योंकि उस प्रोडक्ट पे क्या होता है बच्चों, प्राइस होता है। ठीक है, तो एक प्राइस पे बायर और सेलर के बीच में क्या होता है, डीलिंग्स होती है। क्या चीज की डीलिंग्स होती है, बाइंग एंड सेलिंग की डीलिंग होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ मार्केट। ओके, अब आपका मार्केट का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है आपका टाइप्स ऑफ मार्केट। आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। ये यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हो, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट है आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 46 पे आप ये देख सकते हो। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट है। अब मार्केट का जो क्लासिफिकेशन है उसके ये सब टाइप्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, आप यहाँ पे ये देख सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस। ओके, फर्स्ट क्या है, सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ठीक है, तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। तीनों में से जो आपको पढ़ना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वो है ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। बाकी ये दोनों में से आपको इतने क्वेश्चंस नहीं आने वाले। ओके, आपको अगर ये चैप्टर में से कुछ पढ़ना है तो आपको ये वाला पार्ट अच्छे से पढ़ना है। ओके, तो जिसने भी अभी तक ये चैप्टर पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, सो स्टार्ट विद दिस टॉपिक दैट इज कंपटीशन। ठीक है, बाकी के दो मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि ये है क्या। देखो, मार्केट जो होता है ना वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंडेंट है। सबसे पहला मार्केट किस पे डिपेंड करता है, प्लेस पे, कि आपने कौन से प्लेस पे अपना मार्केट स्टार्ट किया। आपका जो मार्केट है, आपका जो ये ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है। वेरी गुड, सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपको टाइम एंड प्लेस पढ़ना है, वो मैं आपको अभी क्लियर कर रही हूँ कि इन सब के मतलब क्या होते हैं। ठीक है, सो जो लोकल मार्केट होता है, लोकल मार्केट का मतलब क्या होता है कि सिर्फ आपने अपने विद इन लोकेलिटी वो आप बिजनेस करो। जैसे आप अपने
घर के नीचे जितने भी दुकान वाले देखते हो या स्टॉल लेके जो बैठते हैं, वो कैसे मार्केट में है? वो लोग लोकल मार्केट में, जो सिर्फ अपने ही लोकेलिटी के अंदर आपको वो सेलर मिलेंगे जो सेल करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लोकल मार्केट। ठीक है, विद इन जोग्राफिकल एरिया भी नहीं, विद इन अ लोकेलिटी, जो अपने लोकेलिटी में है उसको लोकल मार्केट बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? नेशनल मार्केट। नेशनल मतलब ऑल ओवर अपने कंट्री के अंदर वो मार्केट फैला हुआ है, ऑल ओवर कंट्री। जैसे डीमार्ट, डीमार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? नेशनल मार्केट, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में आपको वो दिखेगा। इसके अलावा आपने बीकाजी का अगर नाम सुना होगा तो वो भी ऑल ओवर इंडिया में है। ठीक है, और जो लास्ट होता है वो क्या है? इंटरनेशनल। इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है कि अपने कंट्री में वो बिजनेस है, लेकिन साथ ही में वही बिजनेस आपको दूसरे कंट्री में भी मिलेगा। जैसे बेस्ट एग्जांपल है अमेजोन। अमेजोन एक कैसा मार्केट है? इंटरनेशनल मार्केट है। और अगर हमारे कंट्री में से कोई जा रहा है तो वो कौन सा मार्केट होता है? जैसे टाटा की कंपनीज हो गए, या कोई भी ऐसे बाटाज हो गए, बाटा कंपनी, तो ये सारे क्या है? इंटरनेशनल मार्केट में भी मिलेंगे। मतलब अपने कंट्री के साथ साथ दूसरे कंट्रीज में भी बिजनेसेस इनके होते हैं। ठीक है, ये आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स के लिए पढ़ना है, ये आपको क्वेश्चन आंसर्स में नहीं पढ़ना है, ये नहीं आता है। ठीक है, वैसे ही दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम के हिसाब से कुछ मार्केट बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, जिसमें आपकी सप्लाई बहुत लिमिटेड रहती है। मतलब आप सोच के रखते हो कि मुझे इतना ही बेचना है, इससे ज्यादा नहीं बेचना, उसको वेरी शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड में क्या होगा? जहाँ पे आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते हो अपने सप्लाई को लेके, कि आपने अगर सोचा है कि मुझे आज 10 प्रोडक्ट बेचने हैं तो 10 का 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, तो थोड़ा सा आप उसमें अपने सप्लाई का फ्लक्चुएशंस कर सकते हो शॉर्ट पीरियड में। ठीक है, ये इसमें पेरिशेबल प्रोडक्ट्स आते हैं। पेरिशेबल मतलब ऐसे प्रोडक्ट जो जल्दी से खराब हो जाते हैं। ठीक है, लॉन्ग पीरियड में आप अपने हिसाब से कैसे भी फ्लक्चुएशंस कर सकते हो अपने सप्लाई का, आपकी मर्जी होती है। आपको जितना बेचना है बेचो, आपके पास अगर बहुत बल्क में है तो आप बल्क में भी सेल कर सकते हो। और जो वेरी लॉन्ग पीरियड होता है वो आपके पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है कि कंट्री में कितना पॉपुलेशन है, कंट्री में कैसा डिमांड है, उसी के हिसाब से आप क्या करते हो? बाइंग एंड सेलिंग किया जाता है। ठीक है, यस, जो वेरी गुड विद्या, वीकली मार्केट हम जो बोलते हैं, ये सब। तो ये आपको जो प्लेस एंड टाइम है ना, ये आप इसमें आपको ज्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसको आपको लर्न नहीं करना है। अब इस टॉपिक में जो आपको लर्न करना है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। ये टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है ऑन चैप्टर नंबर 5। ठीक है, तो कंपटीशन पे आते हैं। व्हाट इज कंपटीशन? ठीक है, देखो, कंपटीशन का मतलब क्या होता है कि जिसमें एक सेलर नहीं है, जिसमें बहुत सारे सेलर एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? कंपीट कर रहे हैं, है ना? प्रोडक्ट में भी उनका सेम है या मिलता जुलता प्रोडक्ट है, और एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? कंपीट कर रहे हैं। कंपीट का मतलब क्या होता है कि जिसमें फाइटिंग, मतलब ऐसे हाथ लड़ाई वैसी नहीं हो रही है, लाइक एक दूसरे के प्रोडक्ट्स को लेके हम क्या कर रहे हैं? कंपीट कर रहे हैं। ठीक है, अब कंपटीशन दो टाइप का होता है। कंपटीशन कितने टाइप का होता है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपटीशन। वन इज योर परफेक्ट कंपटीशन एंड सेकंड इज योर इम्परफेक्ट कंपटीशन। कंपटीशन कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप के। एक होता है परफेक्ट कंपटीशन और एक होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, और इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर 3 आते हैं: मोनोपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। वापस से मैं आपको बता रही हूँ ये चीज, आप ध्यान से समझना। ठीक है आपका ऑन द बेसिस ऑफ जो कंपटीशन है, कंपटीशन आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, कंपटीशन जो है वो आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक हम लोग पढ़ने वाले हैं परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, एक क्या पढ़ने वाले हैं? परफेक्ट कंपटीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, ये आपको एग्जाम में आ सकता है।
परफेक्ट कंपटीशन का आंसर आपको इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ओके, और दूसरा हम जो सीखने वाले हैं दैट इज इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, अब इम्परफेक्ट कंपटीशन 3 पार्ट में डिवाइडेड है, तीनों इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक है मोनोपोली, मोनोपोली का आंसर आपको 4 मार्क के लिए आ सकता है, आंसर इन ब्रीफ में। ओके, दूसरा आपका है यस, चैप्टर नंबर 1 to 5 फ्रॉम माइक्रो एंड 7th and 8 फ्रॉम मैक्रो एंड ओनली ऑब्जेक्टिव। यस, यू कैन डू दैट। चैप्टर 1 to 5 आप अच्छे से करके, 7 और 8 आप मैक्रो का करके, और बाकी सब चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स और केस स्टडीज आप वो कर सकते हो। ठीक है, ओके। सो मोनोपोली, दूसरा है इसके अंदर ओलिगोपोली, और तीसरा आप जो पढ़ने वाले हो वो है मोनोपोलिस्टिक। ठीक है, तो ये आपको एक्चुअली में ये चैप्टर में आपको इतना पढ़ना है। तो देखा जाए तो आपको कितने आंसर्स पढ़ने हैं इसमें, 1 2 3 4, 4 आंसर्स मेजरली आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे विद परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको पॉइंटर्स लिख के दूंगी, और वो पॉइंटर से ही आपको पूरा परफेक्ट कंपटीशन का मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ ध्यान देना है कि व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, चलो, तो व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब होता है वेयर ऐसा मार्केट जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है। कौन है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, मतलब यहाँ पे आपको ना बहुत बायर्स मिलेंगे, बहुत सारे। ओके, दूसरा, इस मार्केट में आपको सेलर्स भी बहुत मिलेंगे, सो फर्स्ट क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, सेकंड क्या है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। अब इसमें इनकी खासियत क्या है, सेलर की खासियत क्या है इसमें, तो सेलर इसमें जो प्रोडक्ट बेचेंगे, तो थर्ड पॉइंट देख लेना, सेलर इसमें जो प्रोडक्ट बेचेंगे वो कैसा प्रोडक्ट होगा, इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट। क्या बोलोगे आप इसको, होमोजीनियस प्रोडक्ट। नाउ व्हाट इज दिस होमोजीनियस प्रोडक्ट, होमोजीनियस का मतलब होता है आइडेंटिकल इन शेप, साइज, कलर, टेस्ट एक्सेट्रा। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि जिसमें आप है ना फर्क नहीं बता सकते, शेप, साइज, कलर दोनों प्रोडक्ट का एकदम क्या है, सेम है। ओके, इसमें मैं एग्जांपल दे सकती हूँ आपको फ्लावर मार्केट का। आप जब फ्लावर मार्केट में जाते हो और दो अलग अलग सेलर फ्लावर्स बेचते हैं, तो फ्लावर में आप फर्क नहीं बता सकते क्योंकि दोनों फ्लावर सेम ही बेच रहे हैं ना, उनका शेप, साइज, कलर एकदम क्या रहता है, एग्जैक्ट सेम। जब दोनों सेलर एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं और उनके जो प्रोडक्ट है वो एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट है, उसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट। दोनों प्रोडक्ट में आप फर्क ही नहीं बता सकते, सेलर्स के जो प्रोडक्ट होते हैं ना आप उसमें फर्क ही नहीं बता सकते, एग्जैक्टली उनके सेम प्रोडक्ट होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिकल होमोजीनियस प्रोडक्ट। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीखा, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है, जहाँ पे आपको बहुत सारे बायर्स मिलेंगे जो खरीदते, ठीक है, और बहुत सारे सेलर्स मिलेंगे जो बेचते, लेकिन कौन सा प्रोडक्ट बेचते हैं, होमोजीनियस, आइडेंटिकल इन शेप, साइज, कलर, ये ऐसे लोग ऐसे बेचते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, अब क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको इस कॉन्सेप्ट में आना चाहिए, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या आना चाहिए बच्चों इसमें, कि प्राइस कैसे डिसाइड होगा। चलो आप लोग से एक क्वेश्चन है, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कौन डिसाइड करता है, सेलर या बायर, या दोनों बार्गेन करेंगे। क्या बायर बार्गेन करेगा कि अरे प्राइस को ज्यादा कम करो, या सेलर बार्गेन करेगा, नहीं, इसके अंदर जो प्राइस होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल प्राइस। सिंगल प्राइस का मतलब होता है ना तो सेलर इसमें प्राइस डिसाइड कर सकता है, ना कि बायर, है ना, ना कि सेलर ना कि बायर। कैसे, क्योंकि इसके अंदर जो सेलर होते हैं
उसको हम लोग बोलते हैं प्राइस टेकर, ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है। सेलर को हम लोग इसमें क्या बोलते हैं बच्चों, प्राइस टेकर। जो भी मार्केट से प्राइस आता है प्रोडक्ट का, वो ही प्राइस सारे सेलर को उसी प्राइस पे बेचना पड़ता है और बायर को उसी प्राइस पे खरीदना पड़ता है। ओके, दोनों ही एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट पे बार्गेन नहीं कर सकते। ओके, आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया रहेगा। ठीक है, क्या बोला है इसमें, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, ऐसे कंज्यूमर्स जो बार्गेन नहीं कर सकते, जो भी मार्केट में प्राइस रहेगा उनको उसी प्राइस पे खरीदना है। और वैसे ही सेलर्स, वो लोग भी प्राइस फ्लक्चुएट नहीं कर सकते, ये दोनों के पास ही राइट नहीं होता, मार्केट से प्राइस डिसाइड होता है। अभी मार्केट से प्राइस कैसे डिसाइड होता है उसका पूरा आपको अलग आंसर है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताने वाली हूँ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचते हैं और सिंगल प्राइस रहता है। ये 4 आपके पॉइंट हो गए। ठीक है, इसको आप अगर मिला के, ये 4 पॉइंट को मिला के आप मीनिंग लिख सकते हो। कैसे, मैं आपको बोल के बता रही हूं, जिसमें ये चारों पॉइंट देखो इंक्लूड हो जाएगा, बस आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो क्या है देखो, अंडर परफेक्ट कंपटीशन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट विद अ यूनिफॉर्म प्राइस। सिंगल की जगह पे मैंने क्या बोल दिया, यूनिफॉर्म प्राइस। ये हो गया आपका परफेक्ट कंपटीशन का मीनिंग। ओके, और इसी पॉइंट्स को आपको वापस फीचर्स में लिखना है। 4 पॉइंट है और भी मैं सिखाऊंगी, लेकिन ये 4 कॉमन पॉइंट है परफेक्ट कंपटीशन के। ओके, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट, यूनिफॉर्म प्राइस, ये 4 पॉइंट्स हो गए। इसके अलावा और भी परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स होते हैं जो अभी हम पढ़ेंगे। ओके, आई होप यहां तक आपको समझा होगा। तो जिसको भी समझ गया है एक थम्स अप दे दीजिए, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आप सबको समझ गया है। ठीक है, अब हम परफेक्ट कंपटीशन के आगे के फीचर्स करते हैं। ठीक है, चलो सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका ये परफेक्ट कंपटीशन है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, परफेक्ट कंपटीशन इज एन आइडल एंड इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि परफेक्ट कंपटीशन एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट होता है। इमेजिनरी मतलब रियल लाइफ में आपको परफेक्ट कंपटीशन मार्केट नहीं मिलेगा, थोड़ा सा प्रोडक्ट डिफरेंस तो होता ही है। ठीक है, ओके, तो ये याद रखना है आपको। एंड अकॉर्डिंग टू मिस जोन रॉबिन्सन, ये इकोनॉमिस्ट है, अगर आपको इनका नाम याद हो सकता है तो ही पढ़ो। ठीक है, गलत नाम नहीं पढ़ना है। अगर आपको एग्जाम में नाम याद नहीं है मत याद करो, सिर्फ एल्फ्रेड मार्शल याद कर लो। हाँ, इसमें आपको एल्फ्रेड मार्शल नहीं लिखना है, बट अगर आपसे एल्फ्रेड मार्शल के अलावा और कोई नाम याद नहीं हो रहा है सो डोंट राइट, डोंट स्टडी। ठीक है, तो ये नाम अगर आपको याद हो रहा है तो पढ़ो, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसका सिर्फ मीनिंग याद रखना है कि परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल्स व्हेन द डिमांड फॉर द आउटपुट ऑफ ईच प्रोड्यूसर इज परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक करके कोई कॉन्सेप्ट, ये सब पूरा इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3B में सिखा दिया था। ठीक है, अगर आपको मीनिंग थोड़ा और इजी वे में लिखना है तो ये वाला मीनिंग मत पढ़ो, जो मैंने आपको अभी मीनिंग बना के दिया है ना वो आप लिख सकते हो। ये तो आप अभी नोट डाउन कर लो। मैंने क्या बोला, अंडर परफेक्ट कंपटीशन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट विद अ यूनिफॉर्म प्राइस। डन, ये आपका परफेक्ट कंपटीशन का मीनिंग हो गया। ठीक है, अब इसके फीचर्स पे आते हैं। ये देखो बच्चों, ये इसके फीचर्स हैं, जिसमें हमने फर्स्ट फीचर कंप्लीट कर दिया है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स। इसमें दोनों को साथ में लिखा है, आप अलग अलग पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट में लिख दो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड एक्सप्लेन दैट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट में लिखो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड देन उसको एक्सप्लेन करो। वैसे करके आपके 2 पॉइंट्स
हो जाएंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो हमने सीखा था वो क्या था? तीसरा पॉइंट था ये वाला, होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट, आइडेंटिकल, सेम, कि सेलर्स जो भी प्रोडक्ट इसमें बेचेंगे वो एग्जैक्टली क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, उसमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं आएगा। ठीक है, सो दिस इज होमोजीनियस प्रोडक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, ये वाला पॉइंट अभी नया है। इसमें क्या बोला है? फ्री एंट्री एंड एग्जिट। क्या पॉइंट है? फ्री एंट्री एंड एग्जिट। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसको भी परफेक्ट कंपटीशन में जो भी सेलर को आना है, ठीक है, और मार्केट में आके सेल करना है, वो लोग सेल कर सकते हैं। और जिनको भी लग रहा है कि हमारा नुकसान हो रहा है, ओके, तो वो लोग एग्जिट कर सकते हैं। कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी आपको रोकेगा नहीं, कोई भी आपको इस मार्केट में बिजनेस करने से रोकेगा नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। उसको हम लोग बोलते हैं फ्री एंट्री एंड एग्जिट। ओके, तो क्या क्या हो गया? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। दूसरा हमने क्या सीखा? होमोजीनियस प्रोडक्ट। फिर नेक्स्ट हमने क्या सीखा? फ्री एंट्री एंड एग्जिट। फिर ये वाला पॉइंट हमने ऑलरेडी कर लिया था, सिंगल प्राइस। जितने भी सेलर्स परफेक्ट कंपटीशन में प्रोडक्ट को बेचेंगे, है ना, तो उसका प्राइस क्या रहेगा? यूनिफॉर्म प्राइस। यूनिफॉर्म प्राइस का मतलब होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप लोग सब भी सेलर हो और मैं भी सेलर हूं और हम लोग एक दूसरे के साथ है ना कंपीट कर रहे हैं। ओके, तो मार्केट में समझो प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड हुआ है 100 रुपए, तो आप लोग को भी 100 रुपए में ही बेचना है और मैं भी 100 रुपीज में ही बेचूंगी, बिकॉज हमारा जो मार्केट है वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट है। आप लोग 100 रुपीज से ना ज्यादा ना कम, सेम फॉर मी। उसी मार्केट को हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट बोलते हैं। समझ में आ रहा है? और बायर को भी उसी प्राइस पे क्या करना रहेगा? खरीदना रहेगा। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ गया है। ठीक है, नेक्स्ट है परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट। इसमें ना हम लोग एक अजम्पशन लेके चलते हैं कि बायर एंड सेलर दोनों को मार्केट के बारे में एकदम परफेक्ट नॉलेज है। क्या है? परफेक्ट नॉलेज है। मतलब बायर को पूरा पता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, मार्केट कैसा है। और वैसे ही सेलर को भी कंज्यूमर के बारे में पूरा नॉलेज है, प्रोडक्ट के बारे में पूरा नॉलेज है। ऐसा हम अज्यूम कर रहे कि दोनों बायर एंड सेलर को एकदम परफेक्ट नॉलेज है अबाउट द मार्केट। ओके, ठीक है, परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। परफेक्ट मोबिलिटी, मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट, जहां पे हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या कर सकते? मूव कर सकते। तो जितने भी वर्कर्स हैं वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। जितने भी मटेरियल्स है जो हम अपने प्रोडक्शन में यूज करते हैं उसको भी हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जा सकते हैं। लाइक देयर इज परफेक्ट मोबिलिटी, परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट मोबिलिटी, परफेक्ट नॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एक और अजम्पशन है, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ये सिर्फ एक अजम्पशन है कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगेगा ही नहीं। एक और अजम्पशन है इस परफेक्ट कंपटीशन में जो है, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अभी आपको ये ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है। नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन का एक वर्ड है, ध्यान से समझना। नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन को हम बोलते हैं लेजिस फेयर पॉलिसी। ये याद रखना, ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है। नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन का मतलब होता है कि जिस मार्केट में गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं करेगा, गवर्नमेंट मतलब आएगा ही नहीं, है ना। गवर्नमेंट आपके बीच में आपसे टैक्सेस, सब्सिडीज है जो भी है उसका कुछ करेगा ही नहीं, वो इंटरफियर ही नहीं करेगा आपके बिजनेस में। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में हर मार्केट में, हर बिजनेस में गवर्नमेंट इंटरफियर तो करता ही है, और अगर इंडिया है तो उसमें तो इंटरफियरेंस होगा ही। लेकिन इस मार्केट में ऐसा सिर्फ अज्यूम किया हुआ है कि देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरफियरेंस, जिसको एक बोलते हैं, इसको एक वर्ड दिया गया है लेजिस फेयर पॉलिसी। क्या बोलोगे आप लोग उसको? लेजिस फेयर। चाहिए तो आप इसको हाईलाइट कर सकते हो, इस वर्ड को, लेजिस फेयर पॉलिसी। ये ऑब्जेक्टिव्स में आपको आ सकता है। तो ये है आपके 8 पॉइंट्स
परफेक्ट कंपटीशन के। ओके, क्या क्या सीखा हमने परफेक्ट कंपटीशन में? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, ठीक है। एल से आपके 2 हो गए, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। अभी पी से आपका क्या क्या था? परफेक्ट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, और दूसरा क्या था? परफेक्ट मोबिलिटी, है ना। परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट मोबिलिटी, हो गए 4 पॉइंट्स। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट मोबिलिटी। अब बाकी के क्या क्या पॉइंट्स बचते हैं? एक तो सिंगल प्राइस, होमोजीनियस प्रोडक्ट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। देखो, अगर आपको 4 मार्क के लिए ये आंसर आता है तो आपको 8 पॉइंट्स नहीं पढ़ना है। 4 मार्क के लिए आपको 5 पॉइंट्स लिखने हैं, दैट इज इनफ। 4 मार्क के लिए 5 पॉइंट्स इनफ है। मीनिंग लिखो और ये 5 पॉइंट्स लिखो, उसको एक्सप्लेन करो, खत्म। 8 मार्क के लिए ये आंसर आना बहुत लीस्ट चांस है, बहुत ही लीस्ट चांस है कि 8 मार्क्स के लिए आए। इनकेस आया भी, अगर समझो फॉर एग्जाम्पल आपके बोर्ड्स वाले खुश होके ये चैप्टर में से 8 मार्क का एक आंसर दे दिया, तो 8 पॉइंट्स है ही, है ना। तो अपन ने तो 8 पॉइंट्स ही पढ़ लिए, तो वो 8 के 8 पॉइंट्स लिख देना मीनिंग के साथ, हो गया आपका परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, सो आई होप आपको परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है वो अच्छे से समझ गया होगा। एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा बच्चों? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, 2 लार्ज वाले हो गए। फिर परफेक्ट मोबिलिटी और परफेक्ट क्या? परफेक्ट नॉलेज, 4 पॉइंट्स हो गए। ये 4 कॉमन पॉइंट्स हो गए। अब पढ़ते हैं बाकी के 4 पॉइंट्स। यस, किसी ने स्मार्ट कोड भी दे दिया है यहाँ पे, स्नैप फ्री, स्नैप फ्री करके स्मार्ट कोड दिया है, वेरी गुड। स्नैप फ्री, एस फॉर क्या आएगा? सिंगल प्राइस, है ना, होमोजीनियस प्रोडक्ट, ये सब आप यूज कर सकते, ठीक है। तो ये था आपका परफेक्ट कंपटीशन। तो अगर आपको समझ गया है तो जल्दी से एक थम्स अप या फिर ओके रिप्लाई कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, तो मुझे भी समझ में आ जाएगा कि आपको ये वाला आंसर एकदम अच्छे से समझ गया है और याद भी हो गया हो। आई होप आपको पॉइंटर्स एटलीस्ट याद हो गए होंगे परफेक्ट कंपटीशन के, ठीक है। ओके, यस, सबके रिप्लाई भी आ रहे हैं, वेरी गुड, सबके आंसर्स भी आ रहे हैं। तो आई होप आप सबको परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है वो अच्छे से समझ गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे वो आपको बहुत ही हाई चांसेस है कि वो आपके 4 मार्क के क्वेश्चंस में आ सकता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परफेक्ट कंपटीशन का ही सेकंड पार्ट है। ओके, वेरी हाई चांसेस कि ये आपको आ सकता है, ठीक है। ओके, तो लेट्स कंटिन्यू। ये 7 मार्क्स का इसमें से मेजरली आपको क्वेश्चंस आते हैं इन टोटल। इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव्स आ सकता है या कुछ 4 मार्क के आपको आंसर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है। अब हम आते हैं 4 मार्क्स के आंसर्स पे जो आपको बहुत ही हाई चांसेस है कि इस चैप्टर में से आ सकता है। अभी एक आप सबको रिक्वेस्ट है कि आपके पास एक बुक या पेपर होना चाहिए और साथ में आप उसको साथ में ड्रॉ करेंगे। जो भी मैं आपको सिखाऊंगी आप भी साथ में उसको प्रैक्टिस करने वाले, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आपका जो क्वेश्चन है, पहले तो उस क्वेश्चन को मार्क कर देना। दिस इज योर क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स और इसको आपको स्टार मार्क कर देना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ओके, क्या है ये? प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से समझना है जो भी मैं सिखाऊंगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन का पहले मतलब समझते हैं। हमने परफेक्ट कंपटीशन में क्या सीखा था कि जो प्राइस होता है, प्राइस होता है जो ना तो सेलर डिसाइड करता है ना तो बायर, क्योंकि दोनों इसमें कौन है? प्राइस टेकर। जो भी मार्केट से प्राइस डिसाइड होगा वो दोनों को उसी प्राइस पे खरीदना और बेचना पड़ेगा। तो इसमें आपको ये फाइंड करना है कि प्राइस आखिर में डिसाइड किया कैसे जाता है। ओके, प्राइस डिसाइड कैसे किया जाता है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक सीजर है, सीजर मतलब हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? कैंची, ठीक है। तो अगर आपको समझो कोई कपड़ा कट करना है तो एक ब्लेड, सीजर का अगर सिर्फ एक ही ब्लेड होगा
तो आप प्रॉपरली वो कपड़े को कट नहीं कर सकते, आपको दोनों ब्लेड की जरूरत पड़ेगी, है ना। दोनों ब्लेड को अच्छे से पैरेलली आप क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो। अब मैंने आपको ये एग्जांपल क्यों दिया, जैसे एक क्लॉथ को कट करने के लिए दोनों ब्लेड्स की जरूरत होती है ताकि हम प्रॉपरली बैलेंस के साथ एक पैरेलल में कट कर सके, है ना। उसी जगह पे जब एक मार्केट होता है ना, तो मार्केट में भी डिमांड और सप्लाई दोनों की जरूरत होती है। सिर्फ डिमांड होगा तो भी नहीं चलेगा, या सिर्फ सप्लाई होगा तो भी नहीं चलेगा, है ना। सो मार्केट में वी नीड बोथ, है ना। वी नीड डिमांड, वी नीड सप्लाई। डिमांड कौन करता है, कंज्यूमर करता है। सप्लाई कौन करता है, सप्लाई कौन करता है, यस सेलर करता है। आपने अगर अभी तक मेरा डिमांड और सप्लाई का चैप्टर नहीं देखा है वीडियो, तो ये वीडियो के बाद आप देख सकते हो आराम से, ठीक है, तो आपको समझ जाएगा, है ना। डिमांड कौन करता है, कंज्यूमर चीजों को खरीदता है, और सेलर क्या करता है, सप्लाई करता है, बेचता है। तो अगर सिर्फ डिमांड है सप्लाई नहीं है तो मतलब नहीं है, या सिर्फ सप्लाई है डिमांड नहीं है तो भी मतलब नहीं है। इसके लिए एक मार्केट में दोनों का होना बहुत जरूरी है ना। अब मैं ये सब आपको क्यों बता रही हूँ, ठीक है। तो डायरेक्टली हम कॉन्सेप्ट पे आते हैं। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। मैं यहाँ पे कॉलम बना रही हूँ, आप भी साथ साथ में बना सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे 3 कॉलम्स बनाऊंगी। सबसे पहले मैं कॉलम बनाऊंगी प्राइस का, प्राइस का, ठीक है। दूसरा इसमें कॉलम बनेगा क्वांटिटी डिमांड का, और तीसरा इसमें कॉलम बनेगा क्वांटिटी सप्लाई का। आपको इसमें 3 कॉलम्स बनाने हैं, प्राइस, क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है। प्राइस आप किसी का भी ले सकते हैं, लेट्स से हम एप्पल्स ले लेते हैं। आई होप सबको एप्पल फ्रूट एज अ फ्रूट बहुत पसंद होगा, सो हम एप्पल्स ले लेते हैं, ठीक है। ऑल टाइम ऑल सीजन वाला फ्रूट है ये, ठीक है। तो चलो प्राइस ऑफ एप्पल्स ले लेते हैं। मैं यहाँ पे हाइपोथेटिकल नंबर यूज कर रही हूँ, हाइपोथेटिकल मतलब एकदम सिंपल नंबर्स का यूज कर रही हूँ, आप भी वो नोट डाउन कर सकते हैं। चलो मैं प्राइस को बढ़ा रही हूँ, है ना, प्राइस को क्या कर रही हूँ, बढ़ा रही हूँ। तो देखो 10, 20, 30, 40, 50, ये मैंने क्या किया है, ये मैंने प्राइस को बढ़ाया है। जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड पे क्या होता है, हमने लॉ ऑफ डिमांड में सीखा था, वापस रिवाइज कर ले। हायर द प्राइस लोअर द क्वांटिटी डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द क्वांटिटी डिमांड, करेक्ट, ये हमने किया था। तो प्राइस अगर बढ़ रहा है तो डिमांड क्या होगा, डिमांड कम होगा। तो हायर द प्राइस लोअर द क्वांटिटी डिमांड। तो जब 10 रुपए था तो हम लोग कितना डिमांड कर रहे थे, 5 किलो ऑफ एप्पल्स। फिर 10 से 20 हुआ तो नाउ 4 किलो, 20 से 30 हुआ सो नाउ 3 किलो, 30 से 40 हुआ 2 किलो, 40 से 50 हुआ 1 किलो। हायर द प्राइस लोअर द क्वांटिटी डिमांड, 5 4 3 2 1, ओके, ये डिमांड हो गया। अब हम सप्लाई पे आते हैं। सप्लाई और प्राइस में कैसा होता है, हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, लोअर द प्राइस लोअर द सप्लाई। ये हमने सप्लाई एनालिसिस में सीखा था कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे प्राइस कम होगा वैसे वैसे सप्लाई भी क्या होगा, कम होगा, है ना। तो अभी यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी देखो बढ़ेगा। 10 रुपए में था तभी 1 किलो, 20 में 2 किलो, 30 में 3 किलो, 40 में 4 किलो, 50 में 5 किलो। आई होप यहाँ तक आपको समझ रहा होगा, ठीक है। प्राइस बढ़ाया मैंने तो डिमांड को कम किया है, ठीक है। यहाँ पे प्राइस बढ़ाया है तो सप्लाई भी बढ़ रहा है। ये बेसिक मैंने लॉ ऑफ डिमांड यूज किया है कि प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशन होता है एंड प्राइस एंड सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ रहा है कि क्या चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज पूछना चाहूंगी कि यहाँ पे अभी हो क्या रहा है, ओके। आप यहाँ पे अभी कंपैरिजन करो और मुझे बताओ, अगर समझो फॉर एग्जाम्पल प्राइस 10 रुपए है तो क्या डिमांड और सप्लाई सेम है, नहीं। जब प्राइस 10 रुपए है ना
तो आपका जो डिमांड है वो सप्लाई से ज्यादा है, ये मोर देन का साइन है, बराबर। डिमांड क्या है, सप्लाई से ज्यादा है, मतलब लोग ज्यादा है खरीदने के लिए लेकिन सेलर है ही नहीं बेचने के लिए ज्यादा, बराबर। अब जब प्राइस 20 रुपए हुआ, अभी भी आपका डिमांड सप्लाई से क्या है, ज्यादा है। देख लो, डिमांड 4 है और सप्लाई 2 है, तो अभी भी मैं क्या बोलूंगी कि कंज्यूमर अभी भी खरीदने वाले ज्यादा है लेकिन बेचने वाले इतने नहीं है। तो यहाँ पे भी क्या है, डिमांड सप्लाई से ज्यादा है। समझ में आया? ओके। अब एक बार ये 30 को एक बार के लिए साइड में रखते हैं। ओके, 30 से नीचे आते हैं। जब प्राइस 40 है तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिमांड सप्लाई से कम है ना। तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि सप्लाई इज मोर देन डिमांड। सेम फॉर 50, डिमांड आपका 1 है, सप्लाई आपका 5 है, तो यहाँ पे सप्लाई डिमांड से ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस प्राइस पे सेलर तो बेचने के लिए रेडी है लेकिन कंज्यूमर खरीदने के लिए रेडी नहीं है। तो प्राइस आखिर कौन सा ले? यस, आपकी जो दिमाग में है वही है। प्राइस हम लोग कौन सा लेंगे बच्चों? 30। क्यों 30? क्योंकि इस प्राइस पे आपका डिमांड और आपका सप्लाई दोनों इक्वल है। डिमांड भी 3 किलो, सप्लाई भी 3 किलो। इसका मतलब क्या हुआ कि 30 रुपीज आपका बनेगा मार्केट प्राइस, और इसी प्राइस पे सेलर बेचेगा, कंज्यूमर खरीदेगा। क्योंकि इस प्राइस पे मैं क्या बोलूंगी, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। इस प्राइस पे क्या हो रहा है बच्चों, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। तो इस प्राइस को हम एक नाम देते हैं, इस प्राइस को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। क्या बोलोगे आप इसको? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्वल। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्वल। ओके। और ये दोनों जो है ना, ये दोनों को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो परफेक्ट कंपटीशन में ऐसे डिसाइड किया जाता है कि प्राइस क्या होगा। ये तो अपना हो गया शेड्यूल। ये शेड्यूल बना के आपको इसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। अब एक्सप्लेन कैसे करोगे? व्हेन प्राइस इज 10 रुपीज, डिमांड इज 5 किलो, सप्लाई इज 1 किलो। व्हेन प्राइस राइजेस फ्रॉम 10 to 20, डिमांड फॉल्स, सप्लाई राइजेस। देन फर्दर प्राइस राइजेस, डिमांड फॉल, सप्लाई राइजेस, एंड दिस गोज ऑन। ये चलता रहेगा। फिर लिखने का कि एट ₹30 डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। ओके, सो दिस इज द इक्विलिब्रियम प्राइस। हो गया। ओन वर्ड्स में आप इस टेबल को क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। अब हम आते हैं इसके ग्राफ पे। टेबल बना दिया, अब इसके हम ग्राफ पे आते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ गया होगा। अगर यहाँ तक समझ गया है तो एक थम्स अप कि हाँ समझ गया, बिकॉज अगर ये समझ गया है तो ग्राफ तो आपके लिए एकदम बहुत ही ईजी है। आप भी साथ साथ में इजीली इसको बना सकते हो, है ना। एंड आई होप आप सब बना रहे हो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं ग्राफ पे। ठीक है, अब ग्राफ कैसे बनेगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अभी तो आप लोग ग्राफ में प्रो हो गए होंगे, है ना, कि कैसे बनाना है। तो दिस इज योर वाई एक्सिस, ये अपना क्या है, ये अपना वाई एक्सिस है। ठीक है, वाई एक्सिस में हम मेजर करते हैं प्राइस। ठीक है, आप लोग भी साथ साथ में लिख लो। और ये है अपना एक्स एक्सिस। ठीक है, थोड़ा सा लाइन टेढ़ा मेढ़ा है, आप लोग भी फ्री हैंड ड्राइंग फिलहाल के लिए कर सकते हैं। एग्जाम में स्केल पेंसिल का प्रॉपर यूज करना है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में हम मेजर करेंगे क्वांटिटी, डिमांड एंड सप्लाई, दोनों आएगा। हाँ, क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबके नंबर्स लिख देते हैं। ठीक है, चलो लेट्स राइट दी नंबर्स। नंबर आपको असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना है, छोटे से बड़ा। तो प्राइस में आप लिखोगे 10, 20, 30, 40, 50। ये मैंने लिख दिया प्राइस। अब यहाँ पे मैं वो किलोज वाले लिखती हूँ 1 से लेके 5 तक। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, चलो अभी हम पॉइंट्स प्लॉट करते हैं।
अब जब पॉइंट्स प्लॉट करोगे तो एक साथ में नहीं करना है, पहले प्राइस और डिमांड का बनाना, फिर प्राइस और सप्लाई का बनाना। मतलब क्या हुआ इसका सुन लो। प्राइस और डिमांड का पहले हम इन लोग का पॉइंट्स प्लॉट करेंगे, ये दोनों का, फिर प्राइस और सप्लाई का प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो चलो क्या है यहाँ पे, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है डिमांड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो हमें बस वो प्लॉट करना है। तो चलो प्लॉट करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो चलो अब मैं पॉइंट्स यहाँ पे प्लॉट कर रही हूँ। ठीक है, जब प्राइस कितना था 10 रुपए, तो डिमांड हम कितना कर रहे थे 5 किलो। 10 रुपए पे कितना 5 किलो, 20 रुपीज पे 4 किलो, 30 रुपीज पे 3 किलो, और फिर 40 रुपीज पे 2 किलो, एंड 50 रुपीज पे 1 किलो। ये मैंने पॉइंट्स को कर दिया प्लॉट। अब इसको कर दो ज्वाइन। नाउ दिस इज योर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। ये तो अभी समझ में आ गया होगा, लॉ ऑफ डिमांड में ऐसे ही किया था। अब इसी में ही हम लोगों को प्राइस और सप्लाई बनाना है। ओके, तो प्राइस और सप्लाई कैसे बनेगा, 10 रुपए में कितना 1 किलो, 20 रुपीज में कितना 2 किलो, 30 रुपीज में 3 किलो। ये मैं कुछ अपने मर्जी से पॉइंट्स नहीं कर रही हूँ, टेबल में जो नंबर्स लिखे हैं बस वो टेबल से हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, 40 रुपीज में 4 किलो एंड 50 रुपीज में 5 किलो। फिर मैंने इसको भी ज्वाइन कर दिया। दिस इज योर सप्लाई कर्व। ऐसा आपका एक्स बनना चाहिए, है ना। अब इस पॉइंट को जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इधर आप लोग लिख दो ई। ई का मतलब मैंने आपको बताया था, व्हाट इज ई। ई का मतलब होता है बच्चों इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, इक्विलिब्रियम प्राइस का मतलब होता है जहां पे आपका डी इज इक्वल टू एस एस, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। ओके, इस पॉइंट पे, और फिर इसको ऐसा करना, हाँ ऐसे डॉटेड लाइंस आपको बनाना है। 30 रुपीज पे डिमांड कितना और सप्लाई कितना 3 किलो। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, इक्विलिब्रियम के ऊपर, इक्विलिब्रियम के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम के ऊपर आपका क्या हो रहा है, आपका सप्लाई डिमांड से ज्यादा है, और इक्विलिब्रियम के नीचे डिमांड सप्लाई से ज्यादा है। अब ये मालूम कैसे पड़ा कि इक्विलिब्रियम के ऊपर सप्लाई है और इक्विलिब्रियम के नीचे डिमांड ज्यादा है, इसके पीछे मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता रही हूँ, आपको तुरंत समझाएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम के ऊपर आप जब देखोगे तो ये दो लाइन है, ऐसा वी बनाया हुआ है, तो देखने का कि बाहर की तरफ कौन सा लाइन है, सप्लाई है कि डिमांड है। तो आप इक्विलिब्रियम के ऊपर देखोगे ना, तो सप्लाई का लाइन बाहर है, मतलब इक्विलिब्रियम के ऊपर सप्लाई ज्यादा है डिमांड से। अब सेम इक्विलिब्रियम के नीचे देखो, कौन सा कर्व बाहर दिख रहा है, डिमांड, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगी कि डिमांड इज मोर देन सप्लाई। तो यही पॉइंट ऐसा है जहां पे आपका डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल है। तो ये वाला प्राइस आपका बनेगा इक्विलिब्रियम प्राइस, जो सेलर को इस प्राइस पे बेचना है और कंज्यूमर को इसी प्राइस पे खरीदना है। अब आते हैं इस ग्राफ को आप एक्सप्लेन कैसे करोगे। तो पहला पॉइंट लिखोगे इसमें, इन द अबव डायग्राम एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट प्राइस। ज्यादा अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना है, घुमा फिराना नहीं है, सिंपल पॉइंट्स में आपको बता रही हूं, आप लिख सकते हो। ओके, सेकेंड पॉइंट लिखोगे DD is a downward sloping demand curve, बराबर। SS is the upward sloping supply curve। ठीक है, E is the equilibrium point। अब क्या लिखने का, E थर्ड पॉइंट, E is the equilibrium point where demand is equal to supply, बराबर। और लास्ट पॉइंट क्या लिखोगे, above point E, above point E there is excess supply। क्या है, excess supply। below point E there is excess
डिमांड। ठीक है बच्चों, तो यहां पे आपका ये वाला कॉन्सेप्ट खत्म होता है। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ऐसे आपका प्राइस डिसाइड किया जाता है परफेक्ट कंपटीशन में। आई होप आप सबको ये बहुत अच्छे से समझा होगा कि कैसे हम ग्राफ बनाएंगे, डायग्राम और टेबल बनाएंगे। तो अगर आपको समझ गया है तो एक थम्स अप, है ना, विद अ बिग स्माइल कि हाँ समझ गया है, और एक टेंशन दूर हो गया, इस चैप्टर का एक पार्ट अपना खत्म हो गया, परफेक्ट कंपटीशन वाला। ठीक है, सो अब हम आ रहे हैं चैप्टर के एक्सप्लेनेशन पे। ये आपका टेक्स्ट बुक के नोट्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपका ये आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो पढ़ना। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। ओके, यस, परफेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये पूरा मीनिंग दिया हुआ है, द इंटरएक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई determine price of the commodity in perfect competition. This is known as equilibrium price. ये एग्जैक्ट सेम आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, मार्शल हैज कंपेयर्ड द प्रोसेस ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। इसमें मार्शल ने कंपेयर किया है प्राइस डिटर्मिनेशन को किससे? कटिंग ऑफ क्लोथ विद अ पेयर ऑफ सीजर। सीजर का जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया वो इसमें बोला गया है। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसका शेड्यूल है। मैंने 10, 20, 30 नंबर्स लिया है। आपके टेबल में 100, 200 दिया है, आपकी मर्जी है, आपको 10, 20, 30, 40, 50 लेना है आप वो ले सकते हो। आपको हंड्रेड्स में लिखना है आप हंड्रेड्स में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ा, डिमांड कम हो रहा है, सप्लाई भी बढ़ रहा है, और यहाँ पे ऐसा लिख दिया मोर देन लेस देन, और ये इक्वल हो गया। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे ये टेबल को एक्सप्लेन किया है। ये एक्सप्लेनेशन आपको रट्टा नहीं मारना है, ये आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो, आराम से मार्क्स मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अपने ओन वर्ड्स में आपको सिर्फ ये टेबल को एक्सप्लेन करना है कि क्या हो रहा है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, फिर ये करने के बाद लास्ट में आपको ये ग्राफ बनाना है। ये ग्राफ भी मैंने आपको बता दिया है कि कैसे बनाना है। पहले डिमांड का बनाओगे, फिर सप्लाई का बनाओगे, फिर इंटरसेक्शन। ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर योर सप्लाई इज मोर देन डिमांड, इसके नीचे डिमांड इज मोर देन सप्लाई। ओके, ठीक है, और फिर अपन को लास्ट में बस इसको एक्सप्लेन करना है डायग्राम को। तो ये है आपका प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ठीक है, ये आपको आंसर इन ब्रीफ में आ सकता है, अग्री और डिसअग्री में आ सकता है। तो 4 मार्क के आंसर में इसके आने का बहुत ही हाई चांसेस है। ठीक है, तो ये आज यहाँ पे मैंने आपका परफेक्ट कंपटीशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट खत्म किया है। अब हम आगे का सीख रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका मार्केट है वो 2 कंपटीशन में डिवाइडेड है ना, 2 कंपटीशन में डिवाइडेड है। एक होता है परफेक्ट कंपटीशन, जो हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में सीख लिया है। ओके, दूसरा होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, अब जो इम्परफेक्ट कंपटीशन है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 3 पार्ट में। आज हम लोग क्या क्या सीखेंगे? मोनोपोली, ओलिगोपोली, और तीसरा हम लोग सीखेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ओके, ये तीनों आपको 4 मार्क्स के लिए ही पढ़ना है। कितने मार्क्स के लिए पढ़ना है? ये तीनों कॉन्सेप्ट्स आपको 4 मार्क्स के लिए। तो फिर तो आप समझ गए होंगे ये आंसर्स आपके काफी इजी है। यस, आंसर्स भी आना चालू हो गए हैं कि मोनोपोली क्या होता है, ओलिगोपोली क्या होता है। तो एक एक करके हम हर एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, अब हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर का है अबाउट मोनोपोली। ठीक है, क्या सीखने वाले हैं हम? मोनोपोली। तो चलो, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि मोनोपोली कहां से डिराइव हुआ है। मोनोपोली वर्ड कहां से डिराइव हुआ है ना? सो मोनोपोली डिराइव हुआ है, मतलब आया है
ग्रीक वर्ड से, ठीक है, ग्रीक वर्ड से, जिसमें मोनो का मतलब होता है सिंगल, बराबर, और पॉली का मतलब होता है सेलर। तो जब आप इन दोनों को मर्ज कर लेते हो तो आपका बन जाता है सिंगल सेलर। मतलब एक ऐसा मार्केट जहां पे एक अकेला सेलर है, उसका कोई कंपटीशन ही नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोपोली। एग्जाम्पल में, इंडिया में आप एग्जाम्पल किसको बोलोगे कि मोनोपोली है? यस, आपको एग्जाम्पल आ भी गया होगा। एग्जाम्पल है रेलवेज। रेलवे जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है, तो रेलवे का कोई भी कंपटीशन नहीं है। तो जब किसी भी मार्केट में सेलर का कोई कंपटीशन नहीं होता, उसका अकेले का कंट्रोल होता है उस मार्केट में, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोपोली। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ गया होगा। ठीक है, इंडिया में मोनोपोली करके सिर्फ एक ही है, रेलवे। बाकी आपको इंडिया में मोनोपोली बहुत रेयरली मिलेंगे, बिकॉज इंडिया में आज के टाइम पे सेलर्स के बीच में कंपटीशन होता रहता है। बट मोनोपोली एक ऐसा मार्केट होता है जहां पे कंपटीशन होता ही नहीं है, जहां पे सेलर इतने रेस्ट्रिक्शंस डाल देता है, इतने बैरियर्स डाल देता है, रुकावटें डाल देता है कि कोई और सेलर मार्केट में आके compete कर ही नहीं पाता है। ओके, तो एग्जाम्पल में आप याद रखना इंडियन रेलवेज, इंडियन रेलवेज। ठीक है, तो अभी आपको इसका क्या पढ़ना है, फीचर्स पढ़ना है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद आवर फीचर्स। ठीक है, फीचर्स ऑफ मोनोपोली। आप अपने टेक्स्ट बुक के आंसर पे आ सकते हैं। ये आपका मोनोपोली है। ठीक है, ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। मोनो का मतलब होता है सिंगल और पॉली का मतलब होता है सेलर। सो मोनोपोली इज अ मार्केट इन विच देयर इज ओनली वन सेलर, जहां पे एक अकेला सेलर है जो पूरे मार्केट को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, चलो अब इसके फीचर्स पे आते हैं। बहुत ही इजी फीचर्स है बच्चों, बहुत ही इजी। शुभम ने तो स्मार्ट कोड भी दे दिया है, BPNSC। आप ये स्मार्ट कोड को रेफर कर सकते हो, BPNSC करके। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फीचर्स ऑफ मोनोपोली 4 मार्क के लिए पढ़ना है ये, 4 मार्क से ज्यादा ये आने नहीं वाला। ओके, तो सबसे पहला आपका जो फीचर्स है, ठीक है, तो सबसे पहला फीचर क्या दिख रहा है आपको, सिंगल सेलर। परफेक्ट कंपटीशन का एकदम अपोजिट है ना। इसमें आपको लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स नहीं मिलेंगे, इसमें आपको एक ही सेलर होगा जो पूरे मार्केट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। बायर्स आपको बहुत सारे मिलेंगे, बायर्स तो बहुत सारे होंगे, बट सेलर इसमें एक ही होगा, है ना। तो एक अकेला सेलर मतलब उसका कोई कंपटीशन ही नहीं है। और जब उसका कोई कंपटीशन नहीं है तो उस वर्ड को हम क्या बोलेंगे, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। उस सेलर का कंपटीशन ही नहीं है, मतलब उसके जैसा प्रोडक्ट है ही नहीं मार्केट में। वो अकेला ऐसा सेलर है जो उस तरीके का प्रोडक्ट बना के बेच रहा है, और कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है उसके प्रोडक्ट का। अब वो सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। उसने पेटेंट राइट्स लेके रखे हो सकते हैं, कॉपीराइट लेके रखा हो सकता है कि उसके जैसा प्रोडक्ट कोई और मार्केट में नहीं बेच सकता। समझ में आ रहा है? ओके, सो नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, देर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ दैट प्रोडक्ट। वो अकेला, जैसे इंडियन रेलवे का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, रेलवे जैसा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ओके, वो इंडियन रेलवेज ही है। ठीक है, बायर के पास कोई भी दूसरा चॉइस नहीं होता। यस, वेरी गुड प्राजक्ता, द बायर हैज नो ऑल्टरनेटिव चॉइस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें आप देख सकते हो, बैरियर्स टू एंट्री। बैरियर्स का मतलब होता है रुकावटें, है ना। जब वो एक अकेला सेलर है जो पूरे मार्केट को कैप्चर करके रखा है, मार्केट कंट्रोल कर रहा है, तो वो किसी और सेलर को है ना आने ही नहीं देता मार्केट में। अगर उस मोनोपोली सेलर को लग रहा है, मोनोपोलिस्ट को लग रहा है कि कंपटीशन होने वाला है, तो वो टाइम पे वो ऐसे स्ट्रैटेजी यूज करेगा
जिससे जो अगर कंपटीशन में आ भी रहा है ना, उसको इतना नुकसान हो जाता है कि वो कंपटीशन से निकल जाता है, क्योंकि वो सेलर इतने बैरियर्स लगा देता है, इतनी रुकावटें लगाता है कि देयर इज नो फ्री एंट्री एंड एग्जिट। इस मार्केट में किसी भी तरीके का फ्री एंट्री एंड एग्जिट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट होता है कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई। मार्केट सप्लाई पे कंप्लीट कंट्रोल, मतलब सेलर खुद डिसाइड करेगा कि उसको कितना सप्लाई करना है, कौन से मार्केट में सप्लाई करना है। ओके, पूरा कंट्रोल, पूरा डिसीजन सेलर का होगा। कोई भी सेलर को रोक नहीं सकता, कोई भी सेलर को बोल नहीं सकता कि आप इतना ही सप्लाई करो। ना कि सेलर डिमांड के हिसाब से चलता है। व्हाई? बिकॉज उसका अकेले का प्रोडक्ट है, तो कंज्यूमर तो खरीदेंगे, क्योंकि कंज्यूमर के पास देयर इज नो अदर ऑप्शंस। ओके, तो सेलर का कंप्लीट कंट्रोल होता है इस मार्केट में, है ना। नेक्स्ट ये वाला पॉइंट देख लो, मोनोपोली सेलर कौन होते हैं? प्राइस मेकर, है ना। परफेक्ट कंपटीशन में हमने क्या सीखा था? प्राइस टेकर। सेलर क्या करते? परफेक्ट कंपटीशन में सेलर खुद प्राइस डिसाइड नहीं करते, लेकिन मोनोपोली में सेलर ही प्राइस क्या करते हैं बच्चों? डिसाइड करते हैं। सेलर खुद सोचता है कि मैं इतना प्राइस रखूंगा। समझ में आ रहा है? सो सेलर आर द प्राइस टेकर, सॉरी मेकर। ओके, मोनोपोली में मेकर एंड परफेक्ट कंपटीशन में टेकर, वो लोग खुद प्राइस को डिसाइड करता है। ओके, ठीक है। फिर ये वाला पॉइंट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसका आपको अलग से, है ना, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट में 2 मार्क के लिए आ सकता है ये अलग से पॉइंट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? भेदभाव। जब हम अलग अलग कंज्यूमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करते हैं। जैसे रेलवे का ही मैं आपको एग्जांपल दूंगी, क्योंकि वो एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल है। अगर आप रेलवे में देखते हो तो आपको पता रहेगा कि छोटे बच्चों का टिकट का प्राइस अलग होता है, अडल्ट का टिकट का प्राइस अलग होता है, और जो एजेड होते हैं उनका टिकट का प्राइस अलग होता है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ये सिर्फ मोनोपोली सेलर ही कर सकता है, बिकॉज उनको पता है कि उनका पूरा कंप्लीट कंट्रोल है, तो वो लोग अपने हिसाब से कोई भी प्राइस रख सकते हैं। अलग अलग कंज्यूमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करना, समझ में आ रहा है? आप अपने लोकेलिटी में भी देख सकते हैं कि अगर आपके लोकेलिटी में एक ही अकेला डॉक्टर है, उसका क्लिनिक है, और कोई डॉक्टर का क्लिनिक नहीं है, मतलब वो डॉक्टर का अकेले का उस जगह पे क्या है? मोनोपोली है, तो वो अपने हिसाब से प्राइस रखता है। वो ये बोलेगा कि हम अगर आपके घर पे विजिट करेंगे तो अलग प्राइस, आप आओगे चेकअप कराओगे तो अलग प्राइस। तो ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ मोनोपोली, क्योंकि उसको मालूम है कि उसका अकेले का उस जगह पे क्या है? कंट्रोल है, एक पावर है। सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो मोनोपोली का ही इंपॉर्टेंट फीचर है। ये आपको 2 मार्क के आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट में भी आ सकता है, ये आपको अलग से 4 मार्क के अग्री डिसअग्री में आ सकता है, ऐसे करके कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मोनोपोली। सो यस, आई अग्री कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है इसके अंदर, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। मोनोपोली में तो एक ही सेलर है, तो फर्म और इंडस्ट्री में तो कुछ फर्क ही नहीं है। जो मोनोपोली सेलर का फर्म है, फर्म का मतलब बिजनेस है, उसी को ही हम क्या बोलेंगे कि उसी की ही इंडस्ट्री है ना, क्योंकि उसके साथ तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। वो अकेला है जो बिजनेस चला रहा है, वो अकेला है जो इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। क्लियर है? सो ये है आपका मोनोपोली के फीचर्स। बहुत सारे बच्चों ने इसका स्मार्ट कोड भी दिया था, बीपी स्कैन करके। ठीक है, तो आप ये स्मार्ट कोड यूज कर सकते हो। बी से क्या है? बैरियर्स टू एंट्री। पी से क्या है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एस से क्या है? सिंगल सेलर, है ना। और क्या? सी, सी से क्या है? यस, बताओ जल्दी, सी से क्या आएगा बच्चों? कंप्लीट कंट्रोल, है ना। और एन से क्या है? नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। ठीक है,
आई होप यहां तक आपको समझा होगा मोनोपोली के फीचर्स। 7 फीचर्स है, बट आपको 7 के 7 नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ 4 मार्क के लिए पढ़ना है, तो 5 पॉइंट्स इनफ होंगे। क्या क्या पॉइंट्स है? सिंगल सेलर, है ना, वो अकेला सेलर है पूरे मार्केट में। कंप्लीट कंट्रोल ओवर मार्केट सप्लाई, बैरियर्स टू एंट्री, प्राइस टेकर, प्राइस मेकर, टेकर की मेकर, मेकर, वो लोग खुद प्राइस डिसाइड करते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। अगर आपको समझ गया है तो एक थम्स अप कर दीजिए या ओके रिप्लाई कर सकते हैं, तो मुझे भी समझेगा कि आप सबको समझ गया है फीचर्स ऑफ मोनोपोली। ठीक है, आपको 4 मार्क के लिए इस आंसर को पढ़ना है। ठीक है, ओके। परफेक्ट कंपटीशन के लिए भी 4 फीचर्स पढ़ सकते हो। यस, परफेक्ट, क्योंकि ये इस चैप्टर में है ना 8 मार्क्स के आंसर्स नहीं आते। 8 मार्क्स के लिए ऑलरेडी आपके पास बहुत क्वेश्चंस है, आपके पास लॉ है ना, और भी पीछे के तो चैप्टर्स अभी बाकी है, उसमें से भी आपको क्वेश्चंस आते हैं। फिर इलास्टिसिटी वाला चैप्टर है, उसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। सो 8 मार्क्स के लिए यू हैव इनफ क्वेश्चंस, है ना। सो ये आपको आप 5 पॉइंट्स ही पढ़ोगे ना तो काफी है आप लोगों के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे अपना मोनोपोली के फीचर्स खत्म होता है। ठीक है, अब मोनोपोली के सेकंड आंसर पे आते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ मोनोपोली। टाइप्स ऑफ मोनोपोली बच्चों इतना क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, लाइक आता है बट रेयरली कभी पूछेंगे, नॉर्मली पूछते नहीं है ना। बट मैं आपको सिखा दूंगी, बट फिर बाद में आपको ज्यादा इतना टाइप्स ऑफ मोनोपोली पे फोकस नहीं करना है। ठीक है, तो चलो टाइप्स ऑफ मोनोपोली पे आते हैं। सबसे पहला मोनोपोली होता है प्राइवेट मोनोपोली। प्राइवेट मोनोपोली का मतलब होता है जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करता, जिसको एक प्राइवेट बिजनेसमैन, जैसे कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन, उसने कुछ चालू किया है और उसका कोई कंपटीशन नहीं है, वो अकेला पूरा क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ओन, कंट्रोल एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल पर्सन, और उस पर्सन का कोई भी कंपटीशन नहीं है। टाटा का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, यस, बट एक्चुअली में देखा जाए तो टाटा के भी बहुत सारे कंपटीशन तो है। ठीक है, मोनोपोली मतलब उनका कंपटीशन ही नहीं है, मार्केट में कोई है ही नहीं उसके साथ जो compete कर रहा है। ओके, ठीक है। प्राइवेट के अलावा आपका जो सेकंड मोनोपोली आता है उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों पब्लिक मोनोपोली। पब्लिक मोनोपोली का मतलब होता है जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल करता है ना, जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक मोनोपोली। इसका भी स्मार्ट कोड आ गया है, वाह, PVNSDL। ओके, तो जो को स्मार्ट कोड चाहिए बच्चों वो आप इसमें से रेफर कर सकते हैं, PVNSDL। ये टाइप्स ऑफ मोनोपोली का स्मार्ट कोड है, PVNSDL। यस, इंडियन रेलवेज जो है वो पब्लिक मोनोपोली का एग्जाम्पल है। ओके, तीसरा जो टाइप है वो है लीगल मोनोपोली। लीगल मोनोपोली का मतलब क्या होता है, जब आप अपने प्रोडक्ट पे अलग अलग राइट्स लगा देते हैं लॉयर के थ्रू, या कंट्री का लॉ का यूज करके आप इतने राइट्स लगा देते ना कि कोई और सेलर आपके साथ कंपीट ही नहीं कर पाता है। यस, परफेक्ट प्रोजेक्ट है, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब इंडिया के कुछ ऐसे लॉ बनाए गए हैं जिससे आप अपने प्रोडक्ट को ऐसा एक राइट दे देते हैं कि उस प्रोडक्ट के जैसा कोई और प्रोडक्ट नहीं बन सकता है। अगर बन गया तो फिर नहीं चलेगा, लाइक बन ही नहीं सकता क्योंकि आपने वो राइट्स ले लिए, तो उसके वजह से भी पूरा पावर आपके हाथ में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो मोनोपोली है वो है नेचुरल मोनोपोली। नेचुरल मोनोपोली का मतलब क्या होता है कि जिसमें आपने कुछ नहीं किया है, उस जगह पे नेचुरली वो चीजें मिल रही है ना, बाय गिफ्ट ऑफ गॉड बोल सकते हो, गिफ्ट ऑफ नेचर है वो, कि नेचुरली वो चीज वहां पे इतनी अबेंडेंस में है और इतनी अवेलेबल है ना कि वहां पे ऑटोमेटिकली आपकी मोनोपोली क्रिएट हो गई है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ कुछ जगह पे एप्पल्स जो होते हैं वो एकदम अबेंडेंस में ग्रो होते हैं। आप केरला कर्नाटका जाओगे वहां पे कॉफी बीन्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा ग्रो होते हैं, है ना। या फिर आप ना ऐसे कंट्रीज में जाओगे जहाँ पे ऑयल एंड पेट्रोल का माइनिंग होता है,
तो वो उनके नेचुरल रिसोर्सेज है। आप उसमें उसमें ह्यूमन बीइंग कुछ नहीं कर रहा है, उसमें नेचुरली उस जगह पे वो चीजें आती है और उसी जगह पे आ रही है, उसी जगह पे ग्रो हो रही है। तो ये रीजन की वजह से ऑटोमेटिकली हमारे पास पावर आ जाता है कि हम वो यूज करके कंट्रोल कर सकते हैं, नेचुरल मोनोपोली। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका है वो है सिंपल मोनोपोली। सिंपल मोनोपोली का मतलब होता है जहां पे सेलर थोड़ा सा शरीफ होता है, वो सारे कंज्यूमर से ना सेम प्राइस चार्ज करेगा, जिसमें वो भेदभाव नहीं करेगा कि इसके साथ 100 रुपए, इसको 200 रुपए चार्ज करेंगे, इसको 300 रुपए, नहीं। वो सारे कंज्यूमर से या सारे बायर से सेम प्राइस चार्ज करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल मोनोपोली। ठीक है, तो दूसरा जो होता है वो होता है डिस्क्रिमिनेटिंग। ये तो अभी हमने पढ़ा है कि अलग अलग सेलर से अलग अलग प्राइस चार्ज करना, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। ठीक है, और जो लास्ट टाइप होता है वो होता है वॉलेंटरी। वॉलेंटरी का मतलब क्या होता है मालूम है, जहां पे बहुत सारे सेलर्स है, समझो 4-5 सेलर्स है, वो लोग अपने मर्जी से एक साथ में आ गए और उन्होंने एक ग्रुप ही बना दिया अपने मर्जी से। देखो यहाँ पे लिखा है सम कंपटीशन को कट करने के लिए, कंपटीशन को क्या करने के लिए, कम करने के लिए, अवॉइड करने के लिए। जैसे यहाँ पे देखो सम मोनोपोलिस्ट वॉलेंटरीली, वॉलेंटरीली का हिंदी में मतलब होता है अपने मर्जी से, जहाँ पे आपको किसी ने फोर्स नहीं किया है, आप अपने मर्जी से साथ में आ गए हो, एक मर्ज हो गए हो, है ना, ताकि कंपटीशन ही खत्म हो जाए। तो ये सारे टाइप्स होते हैं मोनोपोली के, है ना, कौन कौन सा, पब्लिक मोनोपोली, प्राइवेट मोनोपोली। ठीक है, सिंपल मोनोपोली, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, है ना, और क्या सीखा हमने, नेचुरल मोनोपोली और वॉलेंटरी मोनोपोली। तो ये है अपने टाइप्स। रितेश बेटा, ओपेक जो है ना वो एक्चुअली में एग्जाम्पल आपका मोनोपोली में आप नहीं बोल सकते हो, वो एक्चुअली ओलिगोपोली का एग्जाम्पल है। वो कैसे, वो मैं आपको बताऊंगी। एक्चुअली में ये जो वॉलेंटरी मोनोपोली है ना, इसको आप ओलिगोपोली भी बोल सकते हो, कि दिस इज काइंड ऑफ ओलिगोपोली ओनली, जो हम अभी आगे के कॉन्सेप्ट में करने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपका मोनोपोली का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। मोनोपोली में आपको मेजरली फीचर्स पढ़ना है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ गया होगा। अगर समझ गया है तो जल्दी से एक थम्स अप, लाइक, ओके, है ना, तो मुझे भी समझ जाएगा कि आपको मोनोपोली पूरा क्लियर है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। मोनोपोली अपना डन। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपटीशन पे, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओलिगोपोली। क्या बोलेंगे बच्चों उसको, ओलिगोपोली। ओके मैम, मैं इसमें कंफ्यूज रहता हूँ टाइप्स में। अच्छा, तो टाइप्स में देखो कैसा है ना, जिसको भी कंफ्यूजन है, एक टाइप है आपका परफेक्ट कंपटीशन, जो एकदम ही अलग है ना। आपको कंफ्यूजन होता रहेगा तो वो मोनोपोली और ओलिगोपोली में होता रहेगा। तो ऐसे याद रखो, मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक अकेला सेलर। ओके, अब हम ओलिगोपोली में आते हैं। ठीक है, ओलिगोपोली में आते हैं बच्चों। ओलिगोपोली का मतलब क्या होता है, ओलिगोपोली भी जो है ना वो ग्रीक वर्ड से आया है। ये रहा आपका ओलिगोपोली, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज योर ओलिगोपोली। ठीक है, ओलिगोपोली भी है ना ग्रीक वर्ड से आया है। अभी वो ग्रीक वर्ड क्या है, ओलिगो, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, फ्यू, फ्यू जिसको आप काउंट कर सकते हैं अपने फिंगर्स पे। और पॉली, और पॉली का मतलब तो आपको पता ही है, सेलर। पॉली मतलब क्या होता है, सेलर। एकदम ओलिगोपोली में कैसा होता है कि एकदम भी ज्यादा सेलर्स नहीं होते हैं, आप काउंट कर सकते हैं। इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, जितने भी टेलीकॉम इंडस्ट्री है, टेलीकॉम इंडस्ट्री में सेलर्स है, कौन कौन से हैं, आइडिया वोडाफोन, इंडिया में आइडिया वोडाफोन है, एयरटेल है, जियो है, ये तीन ही है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओलिगोपोली। इंडिया में जितने भी आप ऑटोमोबाइल कंपनी देखोगे, ऑटोमोबाइल जो गाड़ियां बनाने वाली कंपनी है, वो भी इतनी ज्यादा नहीं मिलेगी आपको अपने कंट्री में। तो वो लोग भी किस में आ गए, ओलिगोपोली में। समझ में आ रहा है। सो ओलिगोपोली का मतलब होता है जिसमें एक से ज्यादा सेलर्स होते हैं, बट एकदम भी ज्यादा नहीं होते। ओके, उसमें क्या होते हैं कि बहुत सारे फ्यू सेलर्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ
करते हैं, जो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कंपीट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इसके फीचर्स भी आप देख सकते हो, फ्यू फर्म्स, एकदम थोड़े गिने चुने सेलर्स होंगे जो एक दूसरे के साथ ये लोग क्या करते हैं, कंपीट करते हैं। लेकिन इसके अंदर फिक्स नहीं है सेलर का साइज, लाइक इन शॉर्ट कोई सेलर बहुत ज्यादा उनका बिजनेस बहुत बड़ा होगा, किसी सेलर का बिजनेस एकदम छोटा होगा, लेकिन ये लोग सब एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, कंपीट कर रहे हैं। फ्यू फर्म्स होते हैं ओलिगोपोली में। ठीक है, नेक्स्ट जो आप देखोगे वो है इंटरडिपेंडेंस। ये ओलिगोपोली का इंपॉर्टेंट फीचर है, इंटरडिपेंडेंस। ओलिगोपोली में जितने भी सेलर होते हैं ना, वो लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। एक दूसरे पे डिपेंडेंट मतलब आपके पास लाइव एग्जांपल है कि अगर जियो अपना प्राइस बढ़ा देता है तो उसी का देख के एयरटेल भी बढ़ाएगा, या फिर एयरटेल कुछ अगर चेंजेस करेगा तो जियो भी करेगा, या आइडिया वोडाफोन भी करेगा। तो ये सब ना एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं कि अगर इसने प्राइस बढ़ाया या कम किया तो हम भी वो चीज करेंगे ताकि कंपटीशन चलता रहे, है ना। सो ओलिगोपोली का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यही है, इंटरडिपेंडेंस। सेलर लोग एक दूसरे को लेके इतने कॉशियस रहते हैं, इतने केयरफुल रहते हैं कि अगर एक भी कुछ करेगा तो हम भी वो करेंगे। समझ में आ रहा है, इंटरडिपेंडेंस। और नेक्स्ट इसमें एडवर्टाइजिंग, इनका पूरा मार्केट ना एडवर्टाइजिंग से चलता है। ओलिगोपोली सेलर आप देखोगे ना सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करते हैं अपने प्रोडक्ट का, इनका एडवर्टाइजिंग में ही सबसे ज्यादा कॉस्ट लगता है। समझ में आ रहा है, तो इनका एडवर्टाइजिंग क्या है, इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट। ओके, एडवर्टाइजिंग क्या है बच्चों, इसका पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फर्म अंडर ओलिगोपोली कैन स्टार्ट एन अग्रेसिव एंड अट्रैक्टिव। ये लोग इतना अग्रेसिव एड्स बनाएंगे, आप देख सकते हो जियो के एड्स, एयरटेल के एड्स, आइडिया वोडाफोन के एड्स, ये लोग नए नए एड्स बनाते ही रहते हैं और इतना अग्रेसिवली एड्स करते हैं, इतना खर्चा करते हैं ताकि लोगों के माइंड में बैठ जाए, है ना। ओके, नेक्स्ट इसके फीचर क्या है, एंट्री बैरियर्स। इसमें भी सेम मोनोपोली जैसा ही है बच्चों, कि इसमें भी इसका भी स्मार्ट कोड आ गया है बच्चों, फाइल एयू करके आप इसमें यूज कर सकते हैं, इसका स्मार्ट कोड फाइल एयू। स्मार्ट कोड में मैं कुछ मेहनत नहीं कर रही हूँ, सब यहाँ पे आ रहा है ना, सब अपने सब स्टूडेंट्स लोग ही दे रहे हैं जो आप इसको यूज कर सकते हैं, है ना। तो इसमें भी एंट्री बैरियर्स है, जैसे मोनोपोली में देयर आर एंट्री बैरियर्स। ओके, एंट्री बैरियर्स का मतलब होता है कि जल्दी से हम नए सेलर को मार्केट में एंट्री नहीं देते, बिकॉज ऑलरेडी जितने फ्यू सेलर्स हैं वो लोग ही एक दूसरे के साथ इसमें क्या करते हैं, कंपीट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है एक जैसा। इसमें इसमें जितने भी सेलर्स है ना वो लोग एक जैसे नहीं है। एक जैसे का मतलब होता है कि सारे आपको बड़े सेलर्स नहीं मिलेंगे, या सारे आपको इसमें स्मॉल सेलर्स नहीं मिलेंगे। कोई सेलर्स बहुत लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं तो कोई सेलर्स बहुत स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हैं। लार्ज स्केल वाले, स्मॉल स्केल वाले सब एक दूसरे के साथ इसमें क्या कर रहे हैं, कंपीट कर रहे हैं। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, द फर्म इन टर्म्स ऑफ देयर साइज, आपको स्मॉल साइज के सेलर भी मिलेंगे, आपको लार्ज साइज स्केल पे काम करने वाले सेलर्स भी मिलेंगे। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट है इसमें अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि ऐसे मार्केट पे आप भरोसा नहीं कर सकते। भरोसा एज इन कब कौन सा सेलर किसी के साथ मर्ज हो जाए आपको पता भी नहीं चलेगा, और अगर मर्ज हो गए तो वो बन जाते हैं वॉलेंटरीली मोनोपोली, जो अभी हमने सीखा। कभी कभी क्या होता है, कंपटीशन कट करने के लिए या फिर ऐसा कि और पावरफुल बनने के लिए ये लोग साथ में एक ग्रुप बना देते हैं। किसी ने मुझे अभी चैट में बताया भी था, ओपेक। ओपेक करके एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज एक साथ में आ गई है और वो लोग है ना ऑयल एंड पेट्रोल सेल करते हैं। एक पावरफुल वो लोग मोनोपोली ग्रुप बन गए हैं। ठीक है, तो इसमें एक पूरा अनसर्टेन है, कुछ नहीं बोल सकते कि कब कौन किसके साथ मर्ज हो जाएंगे और फिर आगे के। जैसे आइडिया और वोडाफोन दोनों पहले अलग अलग बिजनेस थे, फिर ये लोग एक साथ में क्या हो गए, मर्ज हो गए ताकि कंपटीशन कम हो जाए, उनका खर्चा कट हो जाए।
और प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। ठीक है, सो ये है आपका ओलिगोपोली के फीचर्स। 4 मार्क के आंसर में जितना मुझे लगता है या तो आपको मोनोपोली आता है या तो ओलिगोपोली आता है, तो इसको आपको ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। या तो फीचर्स ऑफ मोनोपोली एग्जाम में आ सकता है या तो फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली एग्जाम में आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दोनों ज्यादा अच्छे से आपको पढ़ना है। तो आई होप आपको समझा होगा। इसका स्मार्ट कोड भी आ गया है, फाइल AU, है ना, तो आप इसके स्मार्ट कोड को यूज करके ओलिगोपोली पढ़ सकते हैं। सो आई होप आपको ओलिगोपोली बहुत अच्छे से समझ गया होगा, एंड जिसको भी कंफ्यूजन था मोनोपोली और ओलिगोपोली में, वो भी कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। यस, सबको समझ गया होगा। अभी हमारा एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है ये चैप्टर का, देन दिस चैप्टर विल गेट कंप्लीटेड। ठीक है, सो अपना क्या क्या हो गया, अपना परफेक्ट कंपटीशन हो गया, अपना मोनोपोली हो गया, ओलिगोपोली हो गया। अब हम लोग एक फाइनल कंपटीशन पे आते हैं, दैट इज मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोली अलग है, मोनोपोली अलग है, उसमें आप कंपटीशन नहीं लगा सकते, बिकॉज मोनोपोली में तो कंपटीशन ही नहीं होता है ना। लेकिन अब जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं उसमें कंपटीशन होता है, और वो एक्चुअली में रियल में आप इंडिया में देखते हो। उस तरीके का कंपटीशन आप हर दिन देख रहे हो, है ना। अब मैं आपको वही बताने जा रही हूँ, जो आपका लास्ट आप यहाँ पे कंपटीशन देख रहे हो, दिस इज योर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, कौन सा कंपटीशन है ये, मोनोपोलिस्टिक। इसका मतलब क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मतलब होता है कि इसके अंदर भी आपको बहुत सारे बायर्स मिलेंगे। बायर्स तो आपको हर एक में बहुत सारे ही मिल रहे हैं, बराबर, इसमें भी आपको बहुत सारे बायर्स मिलेंगे, और इसमें सेलर्स भी लार्ज नंबर होता है, लार्ज नंबर। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, लेकिन जो सेलर्स होते हैं ना इसके अंदर, जो कंपीट करते एक दूसरे के साथ, वो लोगों का प्रोडक्ट है ना कभी भी होमोजीनियस नहीं होता। होमोजीनियस मतलब एकदम आइडेंटिकल नहीं होता है, दोनों का प्रोडक्ट सेम रहता है, लेकिन प्रोडक्ट के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होता है, जो पैकेजिंग होता है, जो उनका ब्रांडिंग होता है, ब्रांड का नाम, वो सब कुछ एकदम अलग होता है। समझ में आ रहा है, मतलब प्रोडक्ट सेम है, मैं भी शैम्पू बेच रही हूँ, आप भी शैम्पू बेच रहे हैं, बट मेरे शैम्पू के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है, जो पैकेजिंग रहेगा, है ना, वो प्राइस रहेगा, वो भी अलग रहेगा, और आपके शैम्पू के इंग्रेडिएंट्स, पैकेजिंग, प्राइस अलग रहेगा। मतलब हम लोग एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट मार्केट में बेच रहे हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं। क्या होते हैं, क्लोज सब्स्टिट्यूट, मतलब एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, कि अगर पैंटीन महंगा लग रहा है तो डव खरीद लेते हैं। समझ में आ रहा है, बहुत सारे शैम्पू के ब्रांड्स देख लो, डव, पैंटीन, क्लिनिक प्लस, लॉरियल, है ना, ये सारे बहुत सारे सेलर्स हैं। इंडस्ट्री तो शैम्पू की है, बट बहुत सारे क्या है, फर्म्स है, जो एक दूसरे शैम्पू ही बेच रहे, बट एक दूसरे के साथ compete करे, बिकॉज इनके प्रोडक्ट्स में कुछ ना कुछ अलग है ना, इंग्रेडिएंट्स इनके अलग है। किसी को हम नेचुरल बोलेंगे, किसी में बहुत केमिकल्स रहते हैं। सो ये होता है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। आई होप आपको समझ गया होगा कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मतलब क्या होता है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका मीनिंग, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मीनिंग है, ये सबसे ज्यादा रियलिस्टिक है इन नेचर। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन सबसे ज्यादा रियलिस्टिक है। ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है, याद रखना। वो आपको क्वेश्चन आता है ना, कंप्लीट द कोरिलेशन, तो सबसे ज्यादा रियलिस्टिक अगर कोई कंपटीशन आपको किसी कंट्री में दिखता है, दैट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। समझ में आ रहा है, ओके। सो यहाँ पे मीनिंग भी दिया है, अकॉर्डिंग टू चेम्बरलिन, monopolistic competition refers to competition among a large number of sellers, okay, producing close but not perfect substitute। ये लोग
कंपटीशन में है, फुल ऑन कम्पीट हो रहा है एक दूसरे के साथ, बट प्रोडक्ट में थोड़ा सा फर्क है। प्रोडक्ट सेम है लेकिन उनके अंदर के इंग्रेडिएंट, स्पेसिफिकेशंस, ब्रांड का नाम, सब कुछ बहुत अलग होता है। समझ में आ रहा है? सो ये हो गया आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मतलब। ओके, अब इसका लास्ट एक जो क्वेश्चन है जो आप 4 मार्क्स के लिए पढ़ोगे, दैट इज फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो इसके फीचर्स में आप देख सकते हो, यहाँ पे एक वर्ड दिया है फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। फेयरली वर्ड इसके लिए दिया है ना, बिकॉज जैसे कि मैंने बोला कि ये काफी रियल कॉन्सेप्ट है, रियलिस्टिक है। तो इसमें नंबर ऑफ बायर्स भी ऐसे होंगे ना जो आपको रियल में लगेगा कि हाँ इतने बायर्स तो होते हैं या इतने सेलर्स तो होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी सेम है, फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। ठीक है, लेकिन इसके अंदर है ना सेलर खुद प्राइस डिसाइड कर सकते हैं, इसमें मार्केट फोर्सेस से प्राइस डिसाइड नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, और दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, नेक्स्ट ये वाला जो फीचर है ना, ये आपको आइडेंटिफाई दी कॉन्सेप्ट में आ सकता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ये आपको अग्री डिसअग्री में भी आ सकता है। ठीक है, इसका भी स्मार्ट कोड आ गया है। वेरी गुड वर्षा, C3F करके लिखा है इन्होंने, 3F 2CPS। अभी ये 3F का मतलब होता है कि 3 आपके F से पॉइंट्स है, 2 आपके C से पॉइंट है, फिर P और S से आपका पॉइंट्स है। ठीक है, सो ये जिसको भी स्मार्ट कोड चाहिए वो लोग जल्दी से ये लिख सकते हैं, है ना। तो चलो, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि आपका प्रोडक्ट सेम है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि आप सब भी शैम्पूज बेच रहे हैं, मैं भी हेयर शैम्पू ही बेच रही हूँ, बट हमारे शैम्पू के जो इंग्रेडिएंट्स है वो अलग होगा, उसका साइज अलग होगा, उसका पैकेजिंग अलग होगा, कलर अलग होगा, स्मेल अलग होगा, है ना, उसकी क्वालिटी में फर्क होगा, नाम में फर्क होगा। समझ में आ रहा है? सो ये सब अलग होता है, प्राइस भी अलग रहता है थोड़ा बहुत, एकदम सेम प्राइस नहीं रहता है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट के वजह से बेचा जाता है, मोनोपोली में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन था, इसमें प्रोडक्ट के वजह से होता है। नो सिंगल बायर कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। यस, वेरी गुड प्राजक्ता, नो सिंगल बायर, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ना प्राइस के वजह से नहीं चलता है, प्रोडक्ट की वजह से चलता है कि इस प्रोडक्ट में क्या खास बात है, क्या क्वालिटी है, उसके बाद जाके हम प्राइस देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक यहाँ पे वर्ड भी है, यहां से आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में टेक द फॉर्म ऑफ ब्रांड नेम, है ना, ट्रेडमार्क, पेक्युलैरिटी ऑफ पैकेज, शेप, क्वालिटी, कवर, डिजाइन, कलर, ये सब अलग अलग है, फर्क होते हैं इन प्रोडक्ट्स में। आपके पास एग्जाम्पल भी है, यस, कोल्ड ड्रिंक्स का एग्जाम्पल, वेरी गुड, चॉकलेट्स, चिप्स, है ना, कितने सारे, बहुत। इंडिया में तो आपको मेजरली सारे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ही मिलेंगे, या तो मोनोपोलिस्टिक मिलेंगे या तो ओलिगोपोली ज्यादा दिखेंगे आपको। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, बाकी के जो पॉइंट्स है ना, ये फ्री एंट्री एंड एग्जिट, ये आपको परफेक्ट कंपटीशन में भी था, क्योंकि कंपटीशन है ना, तो कंपटीशन में तो हम अलाउ करते कि जितने ज्यादा सेलर्स आए, compete करे, तो हम कंज्यूमर को फायदा होगा, हम कंज्यूमर को अच्छी क्वालिटी मिलेगी और सस्ते में प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो इसके लिए कभी भी कंपटीशन होता है ना, वहां पे फ्री एंट्री एंड एग्जिट होता है, और जहां पे मोनोपोली या ओलिगोपोली आ जाता है ना, वहां पे बैरियर्स लगा देते हैं कि हम किसी और को अलाउ नहीं होने करने देंगे अपने बिजनेस में। ठीक है, इसमें सेलिंग कॉस्ट, ऑब्वियस ही बात है, इसमें सेलिंग कॉस्ट बहुत लगता है, क्योंकि इनको बहुत प्रमोशन करना पड़ता है अपने प्रोडक्ट्स का, एक्सट्रीम, क्योंकि कंपटीशन में रहना है, तो इनको काफी गारंटी, वारंटी, बहुत कुछ, ताकि इनके प्रोडक्ट्स बिके मार्केट में, है ना। तो सेलिंग कॉस्ट आर पेक्युलर टू मोनो, पेक्युलर मतलब इंपॉर्टेंट, है ना। इट रेफर्स टू कॉस्ट इनकर्ड बाय द फर्म, ये भी आपको ना 2 मार्क के आइडेंटिफाई दी कॉन्सेप्ट में आ सकता है, सेलिंग कॉस्ट। ऐसे आपके क्वेश्चंस बनते हैं,
है ना, पॉइंट्स के अंदर का कुछ आपको आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। तो ये सब का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। सेलिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ऐसा कॉस्ट जो सेलर इनकर करता है क्योंकि उसको अपने प्रोडक्ट को बेचना है। तो बेचने के लिए जो भी वो खर्चा करता है, प्रमोशन करता है, एडवर्टाइजिंग करता है, गारंटी वारंटी देता है, कूपन कोड देता है ना, डिस्काउंट ऑफर्स देता है, तो ये सब सेलिंग कॉस्ट होता है। ठीक है, आई होप आप सबको समझ रहा है ये सब। ठीक है, नेक्स्ट जो फीचर है इसके अंदर वो है क्लोज सब्स्टिट्यूट। ये तो मैंने आपको बोल ही दिया था कि जितने भी सेलर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं और उनके प्रोडक्ट्स ना एक दूसरे के क्या है, सब्स्टिट्यूट है। क्लोज सब्स्टिट्यूट, क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है कि ऐसे सब्स्टिट्यूट्स है जिसमें थोड़ा सा फर्क है, प्रोडक्ट सेम है लेकिन क्वालिटी, इंग्रेडिएंट्स, ये सब में क्या है, फर्क है। ओके, और लास्ट पॉइंट है इसके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप। ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है। ग्रुप का कॉन्सेप्ट है ना, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में दिया गया है चेम्बरलिन ने। किसने दिया है, चेम्बरलिन ने। देखो, अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है, चेम्बरलिन इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप। चेम्बरलिन क्या बोलता है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हम इंडस्ट्री नहीं बोलते, हम बोलते हैं ग्रुप। जब बहुत सारे सेलर्स एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, तो हम उन सारे सेलर्स को बोलेंगे कि ये हमारा ग्रुप है। समझ में आ रहा है? तो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप याद रखना, ओलिगोपोली में नहीं आएगा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आएगा। ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है, याद रखना। चेम्बरलिन ने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इसको इंट्रोड्यूस किया था, है ना। तो चेम्बरलिन इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप इन द प्लेस ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्री का मतलब वही जहाँ पे बहुत सारे फर्म्स होते हैं जो एक साथ एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कंपीट करते हैं। तो वैसे ही ग्रुप का मतलब भी वही होता है कि बहुत सारे फर्म्स एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं लेकिन उनके प्रोडक्ट में फर्क होता है। जैसे कि मैंने बोला, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है। डन। सो यहाँ पे आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी खत्म होता है। आई होप आपको यहाँ तक या के पूरा चैप्टर समझा होगा, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, अगर आपको समझ गया है तो एक थम्स अप कर दीजिए। हम फटाफट जस्ट थोड़े से ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेते हैं तो थोड़ा आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो एक थम्स अप दे दीजिए अगर आपको पूरा समझ गया है। ठीक है, यस, अंशिका को समझ गया है, बहुत सारे थम्स अप आ रहे हैं। और अगर आपको आज का लेक्चर समझा है तो आप लाइक भी कर सकते हैं कि हाँ, तो मुझे भी समझेगा कि आप सबको समझ गया है। ठीक है, यस, वेरी गुड। ठीक है, सो अब हम लास्ट थोड़े से ऑब्जेक्टिव्स कर लेते हैं ये चैप्टर के, तो आपका रिवीजन हो जाएगा, है ना। तो चलो इसके ऑब्जेक्टिव्स पे आ जाते हैं। ये बच्चों इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। हम ये करते हैं, 1 सेकेंड, हम ये वाला करते हैं, फाइंड दी ऑड वर्ड करते हैं पहले। ऑड वर्ड सॉल्व करना थोड़ा इजी भी होता है तो आपका रिविजन भी हो जाएगा। तो चलो बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे ऑड वर्ड में, सेलिंग कॉस्ट बताना है आपको। सेलिंग कॉस्ट होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। सेलिंग कॉस्ट में क्या क्या कॉस्ट होता है, फ्री गिफ्ट, एडवर्टाइजमेंट, होर्डिंग, विंडो डिस्प्ले, पेटेंट। क्या आपको इसमें ऑड लग रहा है? यस, आंसर आ गया, वेरी गुड अंशिका, संजना, इसका आंसर आएगा पेटेंट, क्योंकि पेटेंट तो अपन ने मोनोपोली में सीखा था, तो ये ऑड वर्ड है। ठीक है, सबके आंसर आ गए हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट आपको बताना है मार्केट स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, है ना। मोनोपोली, ओलिगोपोली, वेरी शॉर्ट पीरियड, मार्क परफेक्ट कंपटीशन। नहीं शुभम, अभी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना हमारा, उसमें मैं चैप्टर 1 स्टार्ट करूंगी। अभी जो हमारा नेक्स्ट जो मेरा रिकॉर्ड होगा वो अपन का चैप्टर नंबर 1 होगा। फाइनली आई विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो चलो इसका आंसर भी आ गया है, वेरी शॉर्ट पीरियड, वेरी गुड। इसका आंसर क्या आएगा, वेरी शॉर्ट पीरियड। चलो नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ मोनोपोली आ जाते हैं। प्राइस मेकर, एंट्री बैरियर, मेनी सेलर्स, लैक ऑफ सब्स्टिट्यूट। चलो बताओ मोनोपोली में कौन सा ऑड लग रहा है आपको? यस, मेनी सेलर्स, है ना। यस, वेरी गुड, आंसर्स आ रहे हैं, मेनी सेलर्स। लास्ट, लीगल मोनोपोली में क्या होता है?
पेटेंट, ओपेक, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लीगल मोनोपोली में ये सब होता है, खाली क्या नहीं है, ओपेक। ओपेक लीगल मोनोपोली नहीं है, ओपेक क्या है, वो अपना ओलिगोपोली का एक कार्टेल बना देते हैं वो लोग, ठीक है। सो आई होप आपको समझ गया होगा ये ऑड वर्ड। चलो अभी हम एमसीक्यूज पे आते हैं, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। देखो, इन इकोनॉमिक सेंस मार्केट इंक्लूड्स फॉलोइंग एक्टिविटीज। मार्केट में क्या क्या होता है, द प्लेस वेयर गुड्स आर सोल्ड एंड परचेस्ड, ये होता है। नेक्स्ट, an arrangement through which buyers and sellers come in close contact with each other directly or indirectly. और C, a shop where goods are sold, या all of the above। चलो बताओ क्या आएगा इसका आंसर। इसके ऑप्शंस यहाँ पे है A and B, B and C, A, B, C या ओनली B। चलो बताओ क्या आएगा इसका आंसर। वेरी गुड संजना, ओनली बी, ओनली बी इसका आंसर आएगा, ठीक है। चलो क्लासिफिकेशन बताना है आपको ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस। प्लेस में क्या क्या आता है, लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। तो कौन सा दिख रहा है इसमें से, ए वाला, लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। तो इसका आएगा ओनली ए, यस, इसका क्या आएगा, ओनली ए, वेरी गुड। नेक्स्ट, होमोजीनियस प्रोडक्ट किसका फीचर है, होमोजीनियस प्रोडक्ट इज अ फीचर ऑफ दिस मार्केट। मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, परफेक्ट कंपटीशन या ओलिगोपोली, किसका है, क्या आएगा इसका आंसर, परफेक्ट कंपटीशन, ओनली सी। क्या आएगा इसका आंसर, ओनली सी, यस। नेक्स्ट, अंडर परफेक्ट कंपटीशन सेलर्स आर, ये तो आपको इजीली आ जाना चाहिए, प्राइस मेकर। सेलर्स क्या होते हैं, प्राइस मेकर, मतलब ओनली क्या, अच्छा और भी है, प्राइस मेकर, प्राइस टेकर, सॉरी प्राइस मेकर नहीं, प्राइस टेकर, मैंने उल्टा बोल दिया। परफेक्ट कंपटीशन में सेलर प्राइस मेकर नहीं होते, प्राइस टेकर होते, प्राइस टेकर, मतलब इसका आंसर आएगा ओनली बी। ओके, स्लिप ऑफ टंग हो गया, आंसर क्या आएगा, ओनली बी, प्राइस टेकर, परफेक्ट कंपटीशन है, ठीक है। चलो लास्ट करना है अभी अपने को, अपन को, चलो ये कंप्लीट द कोरिलेशन करते हैं, है ना। परफेक्ट कंपटीशन में फ्री एंट्री एंड एग्जिट होता है, तो बैरियर्स टू एंट्री किसमें होता है, किसमें सीखा था अपन ने, मोनोपोली। मोनोपोली में क्या होता है, बैरियर्स टू एंट्री, ओके। नेक्स्ट, प्राइस टेकर के बाद डैश है, प्राइस मेकर मोनोपोली होते, प्राइस टेकर, प्राइस टेकर कौन होते, परफेक्ट कंपटीशन, बराबर, यस। सिंगल प्राइस होता है परफेक्ट कंपटीशन में, डिस्क्रिमिनेटेड प्राइस होता है मोनोपोली में। डन, ओके। तो यहां पे हमारा ये खत्म होता है, और ये ऑब्जर्व द टेबल है, ये क्लास टिक मैं ये बता देती हूँ आपको, ऑब्जर्व द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पे आप देख सकते हो 500 400 वैल्यूज कम हो रहे, तो यहाँ पे आएगा 300, यहाँ पे आएगा 100, बराबर, ये कम हो रहा है, और यहाँ पे सप्लाई बढ़ रहा है, तो 100 200 300 400। तो पहला क्वेश्चन यही है, फिल इन द ब्लैंक्स। और सेकंड बोला है डिराइव द इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस जो है ना, वो मैंने आपको एकदम अच्छे से इसके पहले वाले लेक्चर में पूरा सिखाया है कि डिमांड और सप्लाई इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे बनेगा, ठीक है। तो आप वो मेरा वो लेक्चर देख सकते हैं, तो आपको समझ जाएगा कि कैसे इसको बनाना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, ओके। आज का हमारा यही लेक्चर था, हमारा चैप्टर नंबर 5 खत्म होता है। सो अभी हमारे इकोनॉमिक्स में चैप्टर 2, चैप्टर 3A, 3B, चैप्टर 4, चैप्टर 5 खत्म होता है। तो अगर आपने इसमें से कोई भी लेक्चर वीडियो मेरे नहीं देखे हैं, तो आप वो देखो, समझो कॉन्सेप्ट और पढ़ना चालू करो। आई होप आज का लेक्चर आपको समझा होगा। जिसको भी समझ गया है आप थम्स अप कीजिए, जिसको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। नेक्स्ट लेक्चर आपको आ जाएगा अपने आप अपडेट,
हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। वेलकम वर्षा। तो हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले, तो जो भी वेट कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 का, वो हम स्टार्ट कर देंगे। सो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।